वाटर रिसोर्स जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो यू कैन सी हियर आल्सो हमारा मैक्सिमम एरिया जो हमारा सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये यहाँ पे ड्राउट रहता है। ड्राउट मीन्स वी आर हैविंग लेस रेनफॉल, और रेनफॉल अच्छा भी है, जब हमें जरूरत होती है हमें उस समय नहीं मिलती है। ड्राउट डजंट मीन कि रेनफॉल कम है, जैसे मध्य प्रदेश में ड्राउट आता है जबकि हमारे यहाँ का रेनफॉल 1000 या 1200 mm से 700 mm तक है, पर स्टिल वी फेस ड्राउट। बिकॉज ये है, कारण क्या है कि हमारे पास सिर्फ 4 महीने रहता है और उसमें भी काफी वेरिएशन है। फ्लड्स की बात आती है तो फिर सडनली किसी दिन एकदम बहुत हैवी बारिश आ जाती है और सारा का सारा एरिया हमारा फ्लडेड हो जाता है। ये एक आपको कुछ फिगर्स हैं जुलाई 2016 में, जब भोपाल में बहुत तेज एक दिन में रिकॉर्ड बारिश हुई थी 47 इंच के करीब, तो उस समय इस टाइप की सिचुएशन बन गई थी। तो बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच हमारे पास जो हमारे यहाँ डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो है, ये थोड़ा सा मिसमैच है। हमारी डोमेस्टिक डिमांड्स हैं, इरिगेशन डिमांड्स हैं, दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है, उसके कारण आल्सो वी रिक्वायर मोर ऑफ दी वाटर। बट सप्लाई साइड क्या है, रेनफॉल इज मोर और लेस सिमिलर। थोड़ा सा कहीं पे कम हो गई है, कहीं पे थोड़ा सा बढ़ गई है, बट मोर और लेस रेनफॉल इज सिमिलर। बट व्हाट इज हैपनिंग, दैट वेरिएशन इज बिकमिंग लार्ज। पहले जो वेरिएशंस कम होता था रेनफॉल का, वो अब वेरिएशंस ज्यादा हो गया है, एंड वी आर गेटिंग दैट मोर इंटेंस टाइप ऑफ रेनफॉल। हमारे नंबर ऑफ रेनी डेज कम हो गए हैं, तो जब रेनफॉल सेम रहेगी और उतने से ही रेनी डेज कम हो जाएंगे, इसका मतलब है कि हमारे पास हमें रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ गई है, और रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ने के कारण सरफेस रन ऑफ ज्यादा होने लगा है और कंट्रीब्यूशन टू ग्राउंड वाटर थोड़ा सा कम हो गया। दिस इज वन सिनेरियो ऑफ इरिगेशन। हमारे पास जो इरिगेशन है, हम मेनली हमारे पास 52% वाटर हम सरफेस वाटर का यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। एंड जो सरफेस वाटर है या सरफेस इरिगेशन है, ये हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया में, एरिया वाइज एज वेल एज दैट जो हम जितना वाटर यूज करते हैं वो सबसे मैक्सिमम है। फॉर एनी अदर सेक्टर ऑल्सो इट इज एरिया वाइज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट। एंड ग्राउंड वाटर हम 30%, 32% के करीब हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, पर ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, लोग अपना बोरिंग से पानी यूज कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई ग्राउंड वाटर यूजेज इज ओनली 32%। एंड इससे भी हमारे पास अब इरिगेशन में हम जो पानी यूज कर रहे हैं उसमें 91% हम इरिगेशन और लाइव स्टॉक। दैट्स व्हाई इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूंकि जब हम सरफेस वाटर यूज करते हैं तो क्या करते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर सिविल इंजीनियर्स, यू माइट बी नोइंग दैट हम क्या करते हैं, हम एक डैम बनाते हैं। डैम जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, वाटर इज स्टोर्ड इन दैट डैम, बिकॉज जो रनिंग वाटर है इट इज स्टॉप्ड, तो इट क्रिएट्स सम रिजर्वायर, और उस रिजर्वायर से हम वाटर की सप्लाई करते हैं थ्रू कैनाल्स एंड पाइप्स। तो जो रिजर्वायर्स बनाते हैं वो रिजर्वायर्स समटाइम्स वी कंस्ट्रक्ट फॉर दैट कंजर्वेशन पर्पसेस। कुछ रिजर्वायर्स होते हैं हम जिनको सिर्फ फ्लड कंट्रोल के लिए बनाते हैं, सम आर फॉर हाइड्रो पावर एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पसेस, एंड मोस्टली आर दी मल्टीपर्पज। जनरली आपके इरिगेशन रिजर्वायर होते हैं, मगर साथ में वो हाइड्रो पावर भी जनरेट हो रहा है, साथ में उसमें हम फ्लड कंट्रोल का भी प्रोविजन रखा हुआ है, साथ में हम उससे डोमेस्टिक वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो दे आर डिफरेंट मल्टीपर्पज यूजेस ऑफ रिजर्वायर एंड देयर रेगुलेशन। आपको कुछ रिजर्वायर्स हम डेली पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेट करते हैं, कुछ को वीकली, कुछ को मंथली, सीजनल एंड सम मल्टी एनुअल। जो अगर रिजर्वायर्स में बड़े रिजर्वायर्स होते हैं, दे आर ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। एंड जब भी हम ये रिजर्वायर्स को हम डिजाइन करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो
ये नीड होती है, हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड और हाउ मच वाटर विल कम एट एनी पॉइंट। हमने एक पॉइंट डिसाइड किया कि हम इस जगह पे रिजर्वायर बनाएंगे, ठीक है, वहां पे हमें सब चीजें सूटेबिलिटी मिल गई। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जब आप वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पढ़ते हैं कि भाई रिजर्वायर के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए, कि स्टेट रीच होना चाहिए, वहां पे आसपास में क्वेरी होना चाहिए जिससे हम मटेरियल वहां पे लेके आ पाए, रोड से कनेक्टिविटी होना चाहिए, पर सबसे जरूरी है कि वहां पे इतना रन ऑफ आना चाहिए जो हमारी नीड को फुलफिल कर पाए, या इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर होना चाहिए जो हमारी नीड को फुलफिल कर पाए। और इसके लिए हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा रन ऑफ का हमारे पास डाटा होना चाहिए, रन ऑफ का हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जब हमारे पास रन ऑफ है तो थोड़ा सा हम देख लें कि व्हाट इज रन ऑफ। आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है रन ऑफ, बट जस्ट आई एलोबरेटेड। रन ऑफ इज हाउ मच वाटर इज पासेस थ्रू ए पॉइंट एट ए पर्टिकुलर टाइम और पर यूनिट ऑफ टाइम। एक पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर या पर डे या पर ईयर कितना पानी वहां से पास हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रन ऑफ। और रन ऑफ मेजरमेंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि इसमें आपको एरिया भी चाहिए जिस सेक्शन से वो वाटर निकल रहा है, और आपको वेलोसिटी भी चाहिए, बिकॉज Q इज इक्वल टू A इंटू वी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा Q इज इक्वल टू A इंटू वी, एंड इस यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और क्यूबिक फीट पर सेकेंड। तो अब ये जनरेट कैसे होता है रन ऑफ? तो जैसे ही हमारा बारिश का पानी व्हेन इट कम्स ऑन द अर्थ, इनिशियली सम पार्ट इज इन्फिल्ट्रेटेड, कुछ पार्ट्स उसका परकुलेशन में जाता है, कुछ नीचे आपका ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट करता है, बट स्मॉल पार्ट हॉरिजेंटली मूव करके रिवर में आ जाता है। और एक्स्ट्रा जो वाटर होता है जो यहाँ पे परकुलेट नहीं हो पाता है, क्योंकि व्हेन रेनफॉल इंटेंसिटी इफ इट इज लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, हर सॉइल जो ऊपर सॉइल है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो किसी समय कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है। यदि रन ऑफ हमारा या जो रेनफॉल है उसकी इंटेंसिटी है उसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा हो गई, तो क्या करेगा, वो पानी अंदर नहीं जाएगा और वो हमें एज ए सरफेस रन ऑफ में मिल जाएगा। तो जब ये वाटर सरफेस रन ऑफ के रूप में यहाँ आ जाएगा, तो ये जो पानी है, ये जो वाटर है, दिस इज कॉल्ड रन ऑफ। अब आपने देखा होगा कि नदियों में क्या होता है कि रेनफॉल खत्म हो गई बट स्टिल पानी आ रहा है, हम सोचते हैं यार ये पानी कहाँ से आ रहा है, तो हम लोग सब जानते हैं कि जमीन का पानी आ रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड बेस फ्लो। ये जो पानी है सम पार्ट ऑफ इज इंटरफ्लो एंड मेनली इज बेस फ्लो। तो होता क्या है कि जैसे ये है रिवर की लाइन है, रिवर वाटर लाइन, और यदि हमारा ये जो वाटर टेबल है, यदि ये वाटर टेबल इस लाइन से ऊपर होगा तो ये पानी रिवर में आएगा। यदि ये वाटर टेबल इस वाटर लाइन से नीचे है तो हमारा रिवर का पानी इसके अंदर जाएगा, ग्राउंड में जाएगा। तो दैट इज एक्चुअली डायनामिक्स, फ्लो डायनामिक्स दैट हैपेंस इन द नेचर। नाउ रेनफॉल और रन ऑफ का सिंपल रिलेशनशिप नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम विथ रन ऑफ। ये ऐसा नहीं है 1-to-1 रिलेशन कि भाई 1 सेंटीमीटर पानी आया उसका 0.5 सेंटीमीटर हमें रन ऑफ में मिल जाएगा। क्यों नहीं है ऐसा? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, एंड दीज आर दी फैक्टर्स। आपको रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है इस पे डिपेंड करेगा, उस समय मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, वाटर सेड फैक्टर क्या है, स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वाटर सेड के, इन सारी चीजों पे हमारा रन ऑफ डिपेंड करता है। और इसी के कारण जो रेनफॉल रन ऑफ मॉडलिंग्स और ये हमें मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। यदि सिंपल रिलेशन होता कि भाई ईच टाइम हमारे पास 30% पानी मिलेगा तो हम कुछ नहीं करते, जो रेनफॉल मेजरमेंट है हम उसको यूज करके रन ऑफ निकाल लेते, पर इस टाइप का सिचुएशन नहीं है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नाउ यू सी दीज फैक्टर्स,
कि रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स में किस टाइप का स्टॉर्म है, उसकी रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एंटीसेडेंट प्रेसिपिटेशन मींस अगर जो आज प्रेसिपिटेशन अभी हो रही है इसके पहले ऑलरेडी कितनी रेनफॉल हो चुकी है, उस पर भी डिपेंड करता है। स्टॉर्म मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है। यदि एक स्टॉर्म आपका जहां आपका बेसिन का आउटलेट है, इट मींस ये आपका बेसिन का आउटलेट है, और अगर स्टॉर्म्स आपका यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है तो आपका जो रन ऑफ है वो आपको ज्यादा मिलेगा। मगर एक स्टॉर्म ऐसा है जो यहाँ से इस तरफ को मूव कर रहा है तो आपको रन ऑफ कम मिलेगा। तो दीज आर दी सिचुएशन। सिमिलरली मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो, कि वहाँ टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है उस एरिया में जहाँ पे आपका वाटर साइड है, वेलोसिटी विंड वेलोसिटी कैसी है। अब हम लोग कभी कभी आप देखते होंगे कि हवा में पानी उड़ गया, it means there are lot of velocity is very high, due to which that runoff which is or rainfall which is coming to our watershed, it will not come to our watershed, it goes somewhere else. So that's why these are the factors. अदर फैक्टर्स में आपका वाटर सेट कैसा है, वाटर सेट का साइज क्या है, उसका शेप क्या है, किस अल्टीट्यूड पे है, टोपोग्राफी, ऑल दीज फैक्टर, लैंड यूज। सिमिलरली देन स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, यदि आपके वाटर सेट्स में और जो कैचमेंट है रन ऑफ जहाँ से रन ऑफ आ रहा है, इफ देयर आर लॉट ऑफ पॉन्ड्स टैंक्स हैं तो आपको वाटर कम मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले पानी उन टैंक्स में भरेगा, उसके बाद ही हमें पानी मिल पाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपका रन ऑफ कैसा आएगा। यू सी हियर वन पिक्चर, हियर एट दैट पॉइंट वेरी लार्ज इंटेंसिटी रेनफॉल अकर्स, but runoff is very less. This is hydrograph. This is called runoff hydrograph. Runoff hydrograph is nothing but it is display of runoff with respect to time. Here you can see this is time and this is you can see discharge. तो जैसे ही आपका runoff के साथ ये discharge हम शो कर रहे हैं तो this is called runoff hydrograph. और ये जो rainfall intensity है that is called hydrograph. This is rainfall का हाइटोग्राफ है। तो आप देखिए यहाँ पे इतना इंटेंसिटी का रेनफॉल था बट रन ऑफ हमारा बहुत कम आया, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपका रेनफॉल कम है पर रन ऑफ ज्यादा आ रहा है। इसका रीजन यही है कि ऑलरेडी यहाँ पे सॉइल मॉइस्ट हो गई, तो इसके बाद से जब हमें रेनफॉल हुई तो उससे हमें रन ऑफ मिला। सिमिलरली ये आपका रन ऑफ का शेप कैसा है, इस पे भी आपका डिपेंड करता है कि रन ऑफ हाइड्रोग्राफ किस टाइप का होगा। देन टोपोग्राफी कैसी है, इस पे भी डिपेंड करता है। अब जो भी रन ऑफ होता है वो मेनली उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रन ऑफ एंड दूसरा कंपोनेंट है बेस फ्लो, जो मैंने आपको भी जस्ट समटाइम्स बिफोर आई हैव टोल्ड कि एक तो पानी ऐसा है कि जैसे ही आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा हुआ सॉइल का, वो पानी आपका डायरेक्ट रन ऑफ के लिए आ गया नदी में या कोई भी रिवर है उस पे आ गया। सेकंड पार्ट होता है बेस फ्लो, ये पानी आपका दैट इज आल्सो कॉल्ड डिलेड इंटरफ्लो और ग्राउंड वाटर रन ऑफ, बिकॉज ये आपका बाद में आता है आपके नदी में, उसमें आपका ये क्योंकि ट्रेवल करता है थ्रू दी सॉइल तो इसलिए इसमें टाइम लगता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेस फ्लो। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोग्राफ। जब भी आप कहीं पे भी रन ऑफ देखेंगे तो वो इस टाइप के, एक अगर सिंगल पीक हाइड्रोग्राफ है तो दिस इज सिंगल पीक हाइड्रोग्राफ, जिसमें एक राइजिंग लिम्ब है, दिस इज राइजिंग लिम्ब, दिस इज फॉलिंग लिम्ब, दिस इज ये पीक है और दिस इज पार्ट इज बेस फ्लो, ये इंटरफ्लो है एंड दिस इज बेस फ्लो। तो जो बेस फ्लो एंड इंटरफ्लो है इसका दोनों को अलग अलग करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम जनरली समटाइम्स हम क्या करते हैं, सीधा एक बेस फ्लो कंपोनेंट मानते हैं जो कि दोनों चीजें होती हैं, उसमें इंटरफ्लो भी रहेगा एंड बेस फ्लो भी रहेगा। अब रन ऑफ मेजरमेंट्स के लिए जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं, क्योंकि ये ही इम्पोर्टेंट है, आपको यील्ड निकालना है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी पॉइंट पे, तो हमें रन ऑफ चाहिए। और रन ऑफ मेजरमेंट्स जनरली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन कुछ बड़ी रिवर्स पे करता है और अपने अपने स्टेट में स्टेट का जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो अपने
डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे मेजरमेंट करते हैं। तो ये मेजरमेंट्स या तो स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप्स डेवलप करके किया जाता है, आइदर यूज एरिया वेलोसिटी मेथड्स, अगर कहीं कोई स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं। देन स्लोप एरिया मेथड्स, ये जनरली हम पहाड़ों में या जहाँ पे हायर स्लोप है वहाँ यूज कर सकते हैं। देन केमिकल मेथड्स, some chemicals are also used, and nowadays this method is also common, it is acoustics method, में डॉपलर्स का यूज करके हम डेप्थ एंड वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो दिस इज फर्स्ट टेक्निक जहाँ पे कि हम एक स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप्स वी डेवलप, एंड ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन दैट बहुत सारे जो भी ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस की साइड में आपने इस टाइप से गेज देखे होंगे। इट इज मोस्टली आपको जो रेलवे ब्रिजेस हैं वहां पे बहुत जगह मिल जाएंगे। तो इन गेज में हम क्या करते हैं कि एक इस टाइप का एक रिलेशनशिप डेवलप कर देते हैं, Q इज इक्वल टू अल्फा जी माइनस जी जीरो रेज टू द पावर बीटा, और ये है एक रिलेशनशिप। ये हमने एक गेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप डेवलप कर लिया। उसके बाद हम बस यहाँ पे एक स्टेज मेजर कर लेते हैं और उससे हमें डिस्चार्ज मिल जाता है। जैसे अब ये स्टेज यहाँ पे अगर 12 मीटर है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे देख के पता चल जाएगा कि हमारा 300 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड वाटर यहाँ से पास हो। नेक्स्ट कम्स एरिया वेलोसिटी मेथड। इसमें हम किसी भी सेक्शन पे उसका एरिया और वेलोसिटी निकालते हैं। तो उसके लिए हम पूरे सेक्शंस को डिफरेंट सब सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डेप्थ मेजरमेंट करते हैं और वहां पे वेलोसिटी लेंगे और एरिया इंटू वेलोसिटी करके हम इसका वहां पे डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। थर्ड मेथड है जिसमें कि हम स्ट्रक्चर्स कुछ बना देते हैं। तो समटाइम्स वी कंस्ट्रक्ट बियर और वी नॉच। जब वी नॉच बना देते हैं तो आप लोगों ने हाइड्रोलिक्स में यू हैव लर्न दिस कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, उस डिस्चार्ज फॉर्मूला का यूज करके रन ऑफ निकाल सकते हैं। पर ये हम कहाँ कर सकते हैं, बहुत छोटी रिवर हो या कैनाल्स हो वहां पॉसिबल है, मगर जो बड़ी रिवर है यहाँ पे ये मेथड पॉसिबल नहीं हो पाता। अनदर मेथड्स आर दिस केमिकल्स मेथड्स। तो इसमें हम या तो सडन इंजेक्शन कुछ केमिकल्स डालते हैं या कॉन्स्टेंटली कुछ इंजेक्शन कुछ केमिकल्स डालते रहते हैं और उससे हम डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। दीज आर दी फॉर्मूले। और जनरली सोडियम क्लोराइड या फ्लोरोसेंट रोडामाइन WT ये एज ए डाइज यूज करते हैं। दीज डाइज आर नॉट हार्मफुल टू any work or any human or other uses. So that's why we use such type of dyes. Nowadays common method is acoustic Doppler current profiler ADCP. तो इसमें एक बोट होती है, उसके अंदर में हम डॉपलर एक इंस्ट्रूमेंट्स लगा देते हैं, उससे साउंड वेव्स अंदर जाती है और वो ऑटोमेटिकली कितना टाइम लग रहा है उसके बेसिस पे आपका वेलोसिटी एंड एरिया दोनों चीजें मेजर हो जाती है। सो दीज आर दी मेथड्स हाउ डिस्चार्ज कैन बी मेजर्ड। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि डिस्चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कहीं पे भी प्रोजेक्ट डिजाइन करना है तो हमें चाहिए पड़ेगा कि वहां पे कितना पानी एक्यूमुलेट हो आता है ओवर द पीरियड ऑफ द ईयर और वहां की यील्ड हमें कितनी मिलेगी और उसके लिए हमें रन ऑफ चाहिए। अब आपने देखा होगा कि ऑल दीज मेथड्स जितना भी मेथड्स हैं दे आर वेरी कम्बरसम है। अब आप देखिए आपको या तो स्टेज डिस्चार्ज बनाना पड़ेगा, वहां पे मेजर करना है, ये सब करना है, आपको वेलोसिटी भी निकालना है, एरिया भी निकालना है, स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप भी डेवलप कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग हो गया, वो आपको हर साल उसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट कैसे करना है कि आपको फिर से वही एरिया वेलोसिटी मेथड से निकालना है। तो दे आर वेरी डिफिकल्ट। और जब भी हम प्लानिंग करते हैं किसी भी उसका वाटर शेड का या बेसिन में या जहाँ पे भी हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उस बेसिन में हमें क्या चाहिए कि कितना अवेलेबिलिटी है। तो अवेलेबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन कम फ्रॉम द कैचमेंट। और बिकॉज ये वाटर आपका कांस्टेंट तो है नहीं, किसी दिन कम आएगा, किसी दिन ज्यादा आएगा, किसी दिन बिल्कुल नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ दीज वेरिएशन हमें चाहिए डिपेंडेबल रन। कभी भी कोई भी बात होती है हम या आप लोग जब भी किसी भी एग्जाम करते हैं या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यू
आपके माइंड में रहता है हाँ ये क्वेश्चन में 99% सॉल्व कर लूंगा, या इस टाइप का क्वेश्चन में 99% सॉल्व, अरे यार दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, ये यार मेरे को बड़ा डाउटफुल है कि 25% भी हो पाए कि नहीं। तो सिमिलर सिचुएशन इज विथ रन ऑफ ऑल्सो, कि यदि हमारे पास रन ऑफ है कि वो उसका डिपेंडेबल रन ऑफ कितना है, and you might have that आपने पढ़ा भी होगा that के आपके जो भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे इरिगेशन है, ये जनरली हम 75% डिपेंडेबल रन ऑफ पे डिजाइन करते हैं या डिपेंडेंसी पे डिजाइन करते हैं। 75% का मतलब ये होता है कि 100 में से 75% टाइम हमारे पास उतना वाटर आएगा जितना की हमें जरूरत है, या हम जितना उतना सप्लाई करते हैं हम उतना ही सप्लाई करेंगे कि इसकी 75% यील्ड इतनी है, तो हम डिजाइन उतनी ही कमांड को करेंगे। Whenever you go in the field, आप किसी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपसे बोला जाएगा कि ये है, आपको इस एरिया में एक प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, तो आपको यही करना है कि आपको वहां की यील्ड निकालना है ईयरली, और आपको फिर उस पर एक अगर जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो आपको 75% डिपेंडेबल यील्ड निकालना है। तो आपको पता चल गया कि यदि मेरे पास 75% डिपेंडेबल यील्ड है वो 100 MCM है, तो हम कमांड एरिया उतना ही डेवलप करेंगे, कमांड में हम वही क्रॉप्स के लिए डिजाइन करेंगे कि वो 100 MCM में हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और हम 500 MCM का कमांड एरिया डेवलप कर दें, बट वी आर हैविंग ओनली 100 MCM ऑफ वाटर डिपेंडेबिलिटी। तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर दीज यील्ड स्टडीज। और इस यील्ड स्टडीज को करने के लिए हमें चाहिए पड़ता है लॉन्ग टर्म डिस्चार्ज। तो अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म डिस्चार्ज डाटा है, दैट्स वेल एंड गुड। इफ लॉन्ग टर्म डिस्चार्ज डाटा इज नॉट अवेलेबल, देन वी हैव टू सॉर्ट आउट अवर प्रॉब्लम। अब क्या होता है, हम जहां पे कर रहे हैं डाटा, जहां पे हम प्रोजेक्ट डिसाइड कर रहे हैं, समटाइम्स वहां पे डाटा होता है। अगर डाटा इज अवेलेबल, रन ऑफ डाटा गेजिंग साइट है, दैट्स वेल एंड गुड। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, WRD और जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास रन ऑफ डाटा बहुत कम जगह का अवेलेबल। देयर आर वेरी लिमिटेड साइट्स जहाँ पे की रन ऑफ डाटा अवेलेबल। तो क्या करते हैं हम लोग, we have to find out a solution because we are engineers and engineers are and the researchers are always having solution। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, देखते हैं। समटाइम्स वी आर हैविंग डाटा ऑन नियर बाई साइट्स, कहीं हमारे पास नियर बाई साइट्स का डाटा है, पर उसमें क्या है, कहीं होता है कि केवल फ्यू इयर्स डाटा है। जनरली 30 years data is required for any yield studies। we require at least 30 years data। 30 years data इसलिए चाहिए पड़ता है क्योंकि 30 years डाटा में सब हमारे जो ड्राउट ईयर, वेट ईयर, एवरेज ईयर, सारी ईयर्स आ जाते हैं। अब कहीं पे क्या होता है कि रेनफॉल डाटा है पर रन ऑफ डाटा नहीं है, कहीं पे रेनफॉल रन ऑफ कुछ भी नहीं है, आसपास में भी कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशन। अब जब हमारे पास रन ऑफ डाटा नहीं है तो उसके एक्सटेंशन के लिए हमारे पास लगभग ये 7 टाइप की सिचुएशंस बन सकती है। Here these 7 situations may be there। क्या हो सकता है, एक हमारी साइट है ऑफ इंटरेस्ट जहां पे कि हमें वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स लाना है। Another site is nearby site in the same region जहां पे कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो इस टाइप की कंडीशंस करके हमारे पास 7 सिनेरियोज बन सकते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो ये है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म सफिशिएंट डाटा है, देन हमें डिपेंडेबल रन ऑफ निकाला है। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमारे पास रन ऑफ डाटा है शॉर्ट टर्म में, पर प्रेसिपिटेशन काफी लॉन्ग टर्म का है। सेकंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में क्या है कि हमारे पास रन ऑफ डाटा जिस साइट पे हमें प्रोजेक्ट बनाना है या डैम बनाना है वहां पे बिल्कुल नहीं है, वी डोंट हैव एनी डाटा, बट नियर बाई साइट पे हमारे पास फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड्स का रन ऑफ भी है और वहां का रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन। फोर्थ सिचुएशन ये हो सकती है कि रेनफॉल रन ऑफ कुछ नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म रन ऑफ है और यहाँ दोनों।
तो दे आर मोर और लेस सिमिलर सिचुएशन। फिफ्थ सिचुएशन में ये है कि हमारे पास रन ऑफ का छोटा सा डाटा है बस, पर नियर बाई साइट्स पे हमें लॉन्ग टर्म डाटा अवेलेबल है, पर वहां पे भी रन ऑफ रेनफॉल नहीं है, हमारे पास भी रेनफॉल नहीं है जहाँ पे साइट है या साइट का जो कैचमेंट है उसमें रेनफॉल नहीं है। देन व्हाट वी कैन डू। सिक्स सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट वाली हमारी साइट है जहाँ हमें बनाना है डैम, वहां पे सिर्फ रेनफॉल है पर रन ऑफ बिल्कुल नहीं है, नियर बाई साइट पे भी कोई भी रन ऑफ नहीं है, तब हम क्या करें। लास्ट सिचुएशन कुछ भी कहीं भी नहीं है, ना हमारी साइट पे कुछ है ना हमारे पास नियर बाई साइट में कुछ। देन वी यूज सम रीजनल टाइप ऑफ थिंग्स, रीजनल फ्लड फ्रीक्वेंसी और रीजनल मेथड्स वी कैन। so this in that way we can we can go forward। जब भी हमें कहीं पे जरूरत पड़ती है कि भाई हमारे पास डाटा नहीं है तो हम कैसे उस सिचुएशन को डील करें। तो वी विल सी हियर फर्स्ट केस, आई थिंक 3 मिनट्स आर रिमेनिंग, कि हमारे पास जो साइट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे लॉन्ग टर्म रन ऑफ डाटा अवेलेबल है। तो जब अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म रन ऑफ डाटा अवेलेबल है देन हमें क्या करना है, हमें इस डाटा को 30 से जो 40 साल का डाटा है उससे डिपेंडेबल रन ऑफ निकालना है। अगर हम इरिगेशन प्रोजेक्ट से तो उसमें 75% डिपेंडेबल रन ऑफ निकालेंगे, कोई पावर प्रोजेक्ट है तो 90% डिपेंडेबल रन ऑफ। 90% डिपेंडेबल रन ऑफ मीन्स कि इतना पानी हमारे पास 90% टाइम आएगा और हम अपना जो डिजाइन करेंगे इतने इस काम के इतने अमाउंट के लिए ही डिजाइन करेंगे। अगर ड्रिंकिंग है तो वहां 95 और समटाइम्स 99 ऑल्सो, क्योंकि ड्रिंकिंग के लिए हम मना नहीं कर सकते हैं कि पानी नहीं है अवेलेबल। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमारा जो भी रन ऑफ का डाटा है उससे हम एनुअल रन ऑफ या एनुअल अमाउंट ऑफ वाटर कितना पास हो रहा है वो हम डिसाइड कर निकाल लेंगे 30 से 40 साल का। फिर हम उसको एक प्लाटिंग पोजीशन करके और एक प्रोबेबिलिटी उसको असाइन करेंगे और हम इट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो कि आपकी 75% है, 90 है, 95%, उसके लिए हम निकाल देंगे। तो दिस इज वन एग्जाम्पल जिसमें अब आपके पास देखिए कि आपके पास जो साइट है उस पर आपके पास ये डाटा अवेलेबल है कि 95 से 2013 का डाटा आपके पास अवेलेबल है। ये आपका रन ऑफ है, दैट इज वी हैव कन्वर्टेड इन एमसीएम। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम इसमें हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में असाइन करेंगे। तो देखिए जो 502 मैक्सिमम था वो यहाँ पे आ गया। अब इसको हम ऑर्डर कर देंगे 1 2 3 4 अप टू 19 और फिर इसमें आप ये एक प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं m डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू 100। तो अब आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई 5%, 10%। तो ये देखिए ये जो 75% प्रोबेबिलिटी पे आपको दिख रहा होगा कि रन ऑफ है हमारा 221.23 MCM। मीन्स यदि हम अभी इस जगह पे डिजाइन करेंगे प्रोजेक्ट तो हमारा जो इरिगेशन कमांड है वो हम इसके लिए डिजाइन करेंगे कि वहां पे 221 MCM पानी हम दे पाएंगे। तो जब हम क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट फिर उसके बाद उसमें कितना लॉसेस हो रहे हैं उन सबको हटाने के उनको ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल वाटर हम 221.23 MCM सप्लाई करेंगे इफ इट इज irrigation project। So in that way we determine। So I think now we stop here and we will see other also the next after 10 minutes। Thank you, sir.